उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उपलब्धियों के आज के इस विशेष वुमेन स्पेशल एपिसोड में हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली से सुनंदा जी को। सुनंदा जी एक ऐसी विशेष व्यक्तित्व है जिन्होंने HIV पेशेंट्स के लिए दिल्ली में रहते हुए स्लम एरिया में जाकर उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके आमदनियों के लिए, कैसे वो अपना जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने सकारात्मक कार्य किया है। उन्होंने करीब 250 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ जुड़ी है और उनको रोजगार के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। 2006 से उन्होंने इस विषय पर अपने आप को इन HIV पेशेंटों के लिए, उन दर्दियों के लिए, उन महिलाओं के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने के लिए एक छोटी सी किरण या डूबते हुए को एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी होता है। ठीक उसी तरह से सुनंदा जी ईश्वर की तरह HIV पेशेंट के लिए, दिल्ली में रहते इस्लाम एरिया के औरतों के लिए एक तिनके के सहारे की तरह बनकर आई। लेकिन आज उनके पास करीब 250 से भी ज़्यादा औरतें उनके NGO के साथ जुड़ी है और उनके लिए घर बैठ के ही, कहीं बिना गए, उनके साथ घर पे रहकर ही उनको हर एक प्रकार का काम दिया जा रहा है ताकि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आप को व्यस्त रख सके और इस व्यस्तता की वजह से उनके अंदर एक नकारात्मक डिप्रेशन कभी भी ना आ सके। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति व्यस्त रहता है तो वो स्वस्थ रहता है और उसी बाद वो मस्त भी रहता है। इसीलिए व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, इसी मंत्र के साथ सुनंदा जी आगे बढ़ती जा रही है और उन्होंने अपने NGO के माध्यम से ऐसी महिलाओं को, जो HIV पीड़ित महिलाएं हैं, दिल्ली के स्लम एरिया के महिलाओं के साथ वे लगातार अपने आप को जोड़ के रखा है और उनके साथ रहकर उनके जीवन निर्वाह के लिए वे तरह तरह के तक अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के उपाय सोचती रहती है। और आइए आज हम इसी महिला से, व्यक्ति विशेष के आज के इस वुमेन स्पेशल एपिसोड में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली से, जो हमारे साथ जुड़ गई है सुनंदा जी, जो दिल्ली में ही रहती है। 2006 से दिल्ली में रहकर उन्होंने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग में केरला से, और उसके बाद वे कुछ ऐसी घटना उनके जीवन में घट गई है जिनकी वजह से उन्हें अपने परिवार से अलग होकर दिल्ली में आना पड़ा। और वो दिल्ली आने के बाद उन्होंने खुद के लिए तो सकारात्मक सोची ही है, लेकिन बाकी महिलाओं के लिए भी, जो HIV से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए भी उन्होंने सकारात्मक सोचा और उनके जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने ये सबसे सख्त कदम उठाया है ताकि ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो अल्प शिक्षित महिलाएं हैं, जिनको काम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं HIV के पीड़ित होने की वजह से उनको एक डिप्रेशन सा होने लगता है, अपने आप से वो हार जाती है, तब जाकर सुनंदा जैसी महिलाएं एक ताकत बनकर उभर कर आती है, सकारात्मक दिशा बनकर उभर कर आती है और ऐसे HIV पीड़ित महिलाओं को वो लगातार उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो मार्च महीना यानी कि 8 मार्च को हम पूरा विश्व मनाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो हमने ये पूरे मार्च महीना को महिलाओं को समर्पित किया है। तो आइए देखते हैं आज के इस विशेष एपिसोड में सुनंदा जी HIV पेशेंट्स के लिए, HIV पीड़ित महिलाओं के लिए और क्या कहती है, इस विषय को लेकर वो क्या सोच रखती है और आगे भविष्य में इस विषय को लेकर, इन महिलाओं को लेकर वो और आगे क्या कदम उठाना चाहती है। आप भी अगर आपकी कहानियों को उपलब्धियों के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे ईमेल ID पर आप संपर्क करें। हमारे दिए गए संपर्क संख्या पर आप ज़रूर कॉल कीजिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। आज के इस उपलब्धियों का एपिसोड आपको कैसा लगा? अचीवर्स बनना आसान है, लेकिन अचीवर्स क्या है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। हर कोई अचीवर्स नहीं होता, लेकिन हर कोई कोशिश ज़रूर कर सकता है कि आखिर अचीवर्स यानी उपलब्धियाँ क्या है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, गुजरात से। धन्यवाद।
आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। धन्यवाद। नमस्कार सुनन्ना जी, उज्जवल भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो एपिसोड हम लोगों ने शुरू किया उसका नाम है अचीवर्स यानी उपलब्धियां। पता है सुनन्ना जी, उपलब्धियां मतलब कि कुछ जीवन में कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ हटके करना। फिर स्लोगन दिया है, डू यूनिक, बी यूनिक एंड बी अ अचीवर। कुछ अलग करो। तो चाहे वो क्षेत्र खेल का हो, शिक्षा का हो, विज्ञान का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, तो आप भी उनमें से एक हो। आप कुछ अलग कर रहे हो। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो आपको बता दूंगी कि हमारे साथ जो आज विराजमान है, जो उपस्थित है सामने ऑनलाइन के माध्यम से, वो है सुनन्ना जी। सुनन्ना जी एक सोशल एक्टिविस्ट है और वो एचआईवी पेशेंट्स के लिए बहुत सारा काम करती है। और हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, और हमारे दर्शकों को भी भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म में ऐसी व्यक्ति आज जुड़ते जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना सारा सकारात्मक कार्य किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सुनन्ना जी, फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मैम। बताइए कि आपने जर्नी कैसे शुरू की? एक्चुअली मैं डिफरेंट फील्ड में थी। जैसे मेरे 10th के पास होने के बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था 3 साल की। वो भी लोकल लैंग्वेज में अपना केरला से। मैं केरला से ही हूँ, तो हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा बिल्कुल फ्लुएंट नहीं होगा, फिर भी मतलब हिंदी मुझे अच्छा लगता है बोलने में। तो मेरा शादी हुई थी 2003 में, और 2006 में कुछ कुछ ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। कि उस टाइम को मैंने अपना पति, बच्चा, फैमिली, सबसे अलग होना पड़ा मुझे। तो उस टाइम को मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बस सुसाइड करूँ, कि ज़िंदगी खत्म कर दूँ। क्योंकि मुझे आगे कोई ज़िंदगी नहीं दिख रहे थे, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि सामने कुछ है, मैं किसके लिए जीऊँ, क्यों जीऊँ? मतलब ऐसे एक हादसा हुआ था। तो फिर मैं अपने घर से निकल गई थी, कि जॉब का बहाने में मैं निकल गई थी। मैं गई चेन्नई में, एक दोस्त रहती थी वहाँ पर, तो मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने उनको कहा मुझे 2 दिन के लिए रहने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा तुम आ जाओ जल्दी। तो मैं वहाँ पहुँच गई, लेकिन फिर मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद मैं यहाँ से कहीं जा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से बात किया, तो उनको लगा नहीं, मैं अभी मुझे छोड़ना सही टाइम नहीं है। तो मुझे अच्छा सा एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उस लेवल पे जाके खड़ी हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने वो एक एनजीओ में काम कर रही थी, जो एनजीओ एचआईवी वीमेन के लिए काम करते हैं। वो नेशनल वाइज़ एक एनजीओ है। फिर वो मुझे डेली वहाँ पर लेके जाती थी। उस एनजीओ में मैं गई, और मैं काफ़ी औरतों से मिली। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाना, मतलब लंच में उनके साथ खाना है। फिर काफ़ी सारे डिस्कशन होते रहते हैं। तो आपस में अपना जो भी लाइफ़ एक्सपीरियंस है, कि जो भी हादसा हुआ है, वो सब डिस्कशन होते रहे। धीरे-धीरे वो लोग एक्चुअली मेरे साथ मुझे ऐसा नहीं लगा वो मेरे साथ मतलब ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे मेरे माइंड को चेंज कर रहे थे कि मैं उस हादसे को भूल जाऊँ, मैं उससे निकल जाऊँ। तो वही मेरे साथ कोशिश कर रहे थे वो सब लोग। तो मुझे ऐसा नहीं, धीरे-धीरे मुझे ऐसा नहीं लगा मैं कोई नया ग्रुप में जाके जॉइन हुई हूँ, कि बिल्कुल मैं अनजान हूँ। मुझे ऐसा लगा था वो मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं। तो उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब आप इस फ़ील्ड में काम करोगे? एक प्रोजेक्ट है कि दिल्ली और राजस्थान के लिए आपको थोड़ा-सा काम मिल जाएगा, आप लेडीज़ के साथ ही काम करना है। तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम को मेरे मन में भी ऐसा था कि एचआईवी का नाम लेके किसी से बात करना, थोड़ा लोग क्या सोचेंगे?
मैं इस फील्ड में काम कर रही तो लोग मुझे गलत सोचेंगे, ये सब मेरे मन में आ रहे थे। फिर मुझे लगा कि धीरे-धीरे मेरा माइंड चेंज हो रहा था, फिर मुझे लगा नहीं चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं इसमें। तो ऐसे करके पहले मैंने ना करते रही, लेकिन धीरे-धीरे उसमें काम करना शुरू किया। फिर मैंने बहुत लेडीज़ से ऐसे मिले हैं, मुझे ऐसे ट्रेनिंग देने का अपॉर्च्युनिटीज़ मिला है, जैसे वीमेन्स राइट में मैंने ट्रेनिंग दिया, एचआईवी अवेयरनेस में मैंने ट्रेनिंग दिया। वैसे मैं तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन ट्रेनिंग देने के साथ मैं कुछ सीख भी गई थी। मतलब मुझे मैं वो मेरे लिए अपने लाइफ के लिए भी एक सीख था। तो उसके बाद मैं गुजरात आई थी, सूरत में काफ़ी लेडीज़ को ट्रेनिंग किया है। तो फर्स्ट वाला जब वीमेन राइट में जो मैंने ट्रेनिंग किया है, तो काफ़ी वो ट्रेनिंग के बाद जो लेडीज़ में कुछ चेंजेस उन्होंने सामने मुझे बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि एक लेडी मतलब अपना पसंद का ड्रेस पहनना चाह रही थी, जो जीन्स और टी-शर्ट, और वो चाहती थी मतलब अपने घर में जब जाओ अपनी सास के सामने मतलब वो पहन के जाओ, तो वो डर रही थी मतलब पहनने की। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद जो लास्ट दिन वो पहन कर आई, वो मुझे कहा कि मैं ये वाला पहन के जा रही हूँ। अब मैं भी तो देखूँ आगे आगे क्या होगा। तो मुझे अच्छा लगा। फिर बाद में उन्होंने फ़ोन करके बोला मेरे घर में पहले थोड़ा कुछ बोला, लेकिन बाद में एक्सेप्ट किया मतलब उस चीज़ को। तो मुझे अच्छा लगा ऐसे ट्रेनिंग में मेरा जो ट्रेनिंग है मतलब सक्सेसफुल हो रहा है। तो धीरे-धीरे करके हमने बहुत सारे जो स्कीम्स में काम किया, गवर्नमेंट का स्कीम्स है और जो एचआईवी लोगों के लिए जो स्कीम्स अवेलेबल है, उसको कैसे मतलब क्या-क्या तकलीफें होती है, ये सब हमारा डिस्कशन चल रहे थे। लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं काफ़ी सारे नॉलेज जो मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में काफ़ी सारे अवेयरनेस है। लेकिन एक कमियाँ मुझे महसूस हो रहे थे कि मतलब जो विमेन हम मिल रहे हम मुझे जो मैं जो मिल रही हूँ, वो एजुकेशन का मतलब लेवल बहुत कम है और उनका कोई जॉब मिलने का कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। कोई विलेज से आ रहे हैं, कोई ऐसे जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो ऐसे लेडीज़ हैं। तो उनके लिए कहीं बाहर जाके काम करना, एक तो मिलते नहीं है काम उनके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई घर में झाड़ू-पोछा करने का काम मिलेगा, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ के जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसमें मुझे लाइवलीहुड में जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन धीरे मैंने एचआईवी इन्फेक्टेड बच्चों से मिले हैं, तो तांबरम हॉस्पिटल में मिली थी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक एक अलग एक शॉकिंग एक व्यू था मेरे लिए। कुछ बचपन देखा है कि उसके बाद काफ़ी लेकिन बच्चे अभी शुरुआत है उनके लिए, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो उसमें कुछ बच्चे का मतलब आप विज़न में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो धीरे-धीरे उसका विज़न चले जा रहे थे। तो वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे उसकी वजह से। और वो बच्चा खुद ही मुझे बोल रहा था क्योंकि उसको ये नहीं पता एचआईवी क्या होती है, लेकिन वो खुद ही मुझे कहा, "मुझे एचआईवी है, इसकी वजह से मुझे मेरे आँखें ना खराब हो रहे हैं। मैं वापस जाऊँगी लेकिन स्कूल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे देगा।" तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक शॉक था मतलब इसमें है। तो फिर सोचा बच्चों के साथ काम करूँ, पहले मैंने वही सोचा था, अब मैं शुरुआत करूँ बच्चों के साथ। लेकिन एचआईवी फील्ड में बच्चों के साथ काम करना बहुत सारे चैलेंजेस है, कि क्योंकि एक तो कम्युनिटी लेवल में एक्सेप्ट करना, उनका स्टेटस डिस्क्लोज़ करना, ये सब बहुत सारे जो चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर उसको एक साइड में रखा, लेकिन हमेशा ऐसे जो एनजीओज़ के साथ टच में रही मैं हमेशा। फिर मैंने 2009 में मैंने डिसेबिलिटी फील्ड में जॉइन किया है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे, जो मेंटली रिटार्डेड है और फिज़िकली चैलेंज्ड है। काफ़ी जो बड़े लोगों को भी मैंने देखा। तो वहाँ पर भी मतलब पूरा लाइवलीहुड पे ही काम था। उनका इनकम जनरेशन का एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो वहाँ पर मैंने 2017 तक काम किया। फिर मुझे लगा नहीं मेरा जो मन में जो पैशन है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, वो कहीं पर बैठ के या किसी के अंडर काम करके वो नहीं हो रहा। मतलब मेरा जो इच्छा है, वो नहीं हो रहा है। फिर मैंने 2017 में अपना ऑर्गनाइज़ेशन रजिस्ट्रेशन किया है। धीरे-धीरे पहले वो उन विमेन के साथ टच में रहे जो एचआईवी इन्फेक्टेड था। तो उनके साथ टच में रहे, उनके साथ बात किया, तो काफ़ी विमेन मतलब कोई जॉब नहीं है, कोई उनके पास कोई इनकम नहीं है। तो फिर मैंने उनके द्वारा पहले मैंने उनको इकट्ठे करके मीटिंग करवा रहे थे, लेकिन मेरे लिए बहुत दिक्कत था, उनको एक जगह में बुलाना, फिर उसके लिए
फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ रहा था क्योंकि तो मैंने शुरू किया एक नोटबुक बनाने का काम से। तो छोटा थोड़ा सा कुछ पेपर खरीदा, कि कलर पेपर खरीदा, सबको मैंने सबसे बात किया। मैंने जब मैं मेजरमेंट का बात आई, तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब किसी को भी मेजरमेंट का नहीं पता। एक इंच बोलूँ या सेंटीमीटर बोलूँ, उनको नहीं पता कि वो कितनी होती है। फिर वो मेरे लिए डबल काम था। तो मुझे लगा अब इनके साथ काम करूँ, मुझे ये सोच कर लिखना पड़ेगा क्योंकि मेजरमेंट देने से पहले मुझे उसका साइज में कोई चीज़ बना के उनके मोल्ड जैसे जैसे कोई शेप में अगर नोटबुक बनाना है उसके शेप में मुझे एक चीज़ बना के देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। एक जने से नहीं, सबको देना पड़ेगा। फिर मैंने रात को बैठ के सारे एक जो बैनर बोर्ड मिलता है उससे कटिंग करके उस साइज में बना के दे दिया। तो तब मुझे लगा कि अभी तो नोटबुक की बात आई, लेकिन आगे जाके हर चीज़ में मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि साथ में उनको सिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है अगर 2 बोलूँ या 5 बोलूँ उनको समझ में नहीं आता है कितना होती है। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजेस था मतलब उसका करना। तो उस टाइम का फिर मुझे मुझे लगा कि कोई चीज़ फाइनल करने के लिए मुझे शायद 1 महीना या 2 महीना लग जाएँगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए। साथ में मुझे फंडिंग का भी ऑप्शन देखना था कि क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग देने से नहीं होगा। और इस विमेन के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, तब उनके लिए मतलब ये नहीं बोल सकती थी मैं वहाँ पर जाके कि मतलब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। अब धीरे जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा मतलब जॉब से मतलब काम का जो पेमेंट मिल जाएगा। तो वो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो हर एक हाउसवाइफ है, सारे हाउसवाइफ है। फिर अपने बच्चे हैं, उसके बीच में 1 घंटा मतलब आधा घंटा छोड़ के आता है मेरे पास। तो वो उनके लिए ट्रेनिंग के लिए भी बैठने के लिए बोलो वो तो नहीं होगा। तो मैं चाहे वो सही चीज़ बनाया हो, चाहे गलत बनाया हो, मुझे पता है वो चीज़ मैं अ, मार्केट में प्रोवाइड नहीं कर सकते मतलब शोकेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल नहीं होगा, क्योंकि उतना क्वालिटी नहीं है उसमें। लेकिन मैं उनको एनकरेज करना चाह रही थी ताकि वो हमेशा अपना खरीदते मतलब खुश हो जाए। तो कहा हाँ, मैंने कुछ बनाया करके। तो इसलिए मैंने हर चीज़ का कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं छोड़ा कि मतलब वो खराब है इसलिए पैसा नहीं दे रही। मैं हर चीज़ का 1 रुपए या 2 रुपए करके एक-एक पीस का मतलब मैं देती रही। तो इसलिए वो और विमेन आते रहे क्योंकि उनको उनके लिए भी अच्छा लग रहा था कि लेकिन उनका जो मेहनत है, वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। मतलब कभी छोड़ का पहले कुछ लेडीज़ शुरू किया, कुछ 10 विमेन शुरू किया था। जब हर महीने खत्म होके उनको पेमेंट आना शुरू किया और काम कंटिन्यूअस मिल रहा है, तब जाके और लेडीज़ आना शुरू किया। तो ये गुस्सा में होंगे, आप भी टेंशन में होंगे, लेकिन उसकी वजह से अपने बच्चों के ऊपर जो ध्यान है वो हमेशा मतलब छोड़ना नहीं, हमेशा रखना उसके साथ। तो ये सब बातें भी हमारे इस ट्रेनिंग के दौरान होते रहती हैं। फिर काउंसलिंग अलग सेशन होती है, वो तो टेलीफोनिक काउंसलिंग होती है जो एचआईवी इन्फेक्टेड वुमेन कभी फ़ोन करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब कोई भी इश्यूज़ हो। आजकल तो मेडिसिन का तो बहुत सारे इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि कोई कुछ कहता है अच्छा मुझे हाथ में पेन है, तो फिर दूसरा बोलता है हाँ, जब से ही मैंने ये दवाई स्टार्ट किया तब से ही है। तो एक ऐसे मतलब ग्रुप में बैठते हैं तो एक मतलब ऐसे डिस्कस करके सबको वही उसी फाइनल में आकर बैठते थे मेडिसिन की वज़ह से मुझे ये पेन हुआ। तो ये एक्चुअली एक न्यूज़ मतलब ऐसे फैलता है मतलब कुछ रियलिटी में तो नहीं है। थोड़ा कुछ ऐसा कुछ किया होगा या कोई एज की वजह से भी हो सकता है, कोई न्यूट्रिशन का कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन सब उसी में आ जाता है जो मैं हम जो ले रहे हैं वो उस दवाई की वजह से। तो ये सारे डिस्कशन भी मतलब फ़ोन पे मतलब बहुत सारे जो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब ये भी फ़ोन में हो जाती है। कर सुनना जी, तो इसमें सपोर्ट कितना मिलता है सोसाइटी का, समाज आपको कितना सपोर्ट करता है? क्योंकि मुझे पता है कि एचआईवी का नाम सुनते ही ना हम खुद भी एक डर जाते हैं। तो लेकिन तो समाज भी डरा हुआ रहता है। तो लेकिन आपको इन महिलाओं को जो एचआईवी पॉजिटिव है उनके साथ काम करना है, उनको समझाना है, साथ सोसाइटी कितना आपको सपोर्ट करती है? अभी भी हमारे समाज की जो सोच है, जो उनकी सोचने की जो उनकी जो व्यू है, थिंकिंग है, वो कितना आप बदल पाए हो? क्या लगता है आपको हमारा समाज आज भी परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चेंजेस आ रहा है या जैसा था वैसा ही है? आपको क्या लगता है? चेंजेस तो अच्छे सा हो रहा है, लेकिन जो अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छा लोगों को जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है। लेकिन कहीं न कहीं जो पहले जो 2006 का जो टाइम अगर मैं बोलूँ, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लेडीज़ बाहर निकल के आ रहे थे।
क्योंकि उस टाइम को दवाई का थोड़ा शॉर्टेज था, जो गवर्नमेंट का फ्री मेडिसिन स्टार्ट हुआ था उस टाइम को, धीरे धीरे करके आगे बढ़ गया। लेकिन उस टाइम को लेडीज इकट्ठे हुए थे, जो पीपल इकट्ठे हो गए थे, जो एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल, क्योंकि सबके लिए लड़ना था, तो सब खड़े हो गए थे एक साथ। तो उस टाइम को जो लड़ाई खत्म हो गई, दवाई आना शुरू कर दिया, सब फ्री हो गया, सब कुछ फैसिलिटीज हो गया, तब धीरे धीरे जो ऑलरेडी जो थोड़ा ओपन करके निकल के आए थे, वो भी मतलब अंदर से अंदर बाहर जो अपने घर में मतलब बैठना शुरू कर दिया। फिर जो नया लोग आ रहे हैं, नया जो विमेन निकल के आ रहे हैं, तो वो कोई एनजीओस में जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, हम तो दवाई ले, हमें तो दवाई मिल रही है, तो फ्री, दिल्ली में देखा जाएगा तो फ्री ट्रैवल है, मतलब बस में तो फ्री है, और कुछ हाँ, पेंशन जो एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल के लिए तो पेंशन मिल जाती है, तो वो भी है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई ले रहे हैं, उनके लिए पेंशन मिल रही है। तो ये सब फैसिलिटीज है, तो फिर तो हम क्यों मतलब और किस लिए कमाओ, अगर लेकिन कुछ आप किसी को तो कुछ है, तो पैरों पे खड़े हो और वो इस डर से बाहर निकले कि हमें एचआईवी है। दे शुड नॉट हैव अ फियर अबाउट एचआईवी पॉजिटिव। वो नॉर्मल जिंदगी जिए है, इस बात को स्वीकार करके भी वो अच्छी जिंदगी जिए, ये आपकी सोच है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना मैम, एक खुद का एक्सेप्ट करना कि काफ़ी जगह में मैंने जो रिसेंटली मैंने कुछ सर्वे किया था, उसमें मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मैंने किसी से ये नहीं पूछती हूँ कि उस सर्वे में कभी ये नहीं पूछा कि आपको कैसे मिला है, वो सवाल मैं नहीं किया। तो लेकिन बिना पूछे वो मुझे कुछ मतलब मैं कुछ अलग ना सोचूं, इसलिए वो खुद ही बोलते हैं मैंने कुछ या कुछ एक्सीडेंट में मुझे ऐसा हुआ था, या फिर कुछ और रीज़न ऐसे बताते। तो मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कहा ऐसे इसमें कोई कोई भी गलत काम नहीं है, कि आपको जानकारी नहीं था, इसलिए आपको हुआ। कोई ये चाहे आप सेक्सुअल रिलेशन से हुआ हो, चाहे ड्रग यूजिंग से हुआ हो, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं था, क्योंकि प्रिकॉशन तो आजकल तो अवेयरनेस इतना है, प्रिकॉशन में इतना अवेयरनेस चल रहा है, उतना उस टाइम को था ही नहीं है, इसलिए आपने उसके बारे में सोचा नहीं, इसकी वजह से आपको हुआ। बाकी जो बायोलॉजिकल नीड होती है, जो बच्चा है तो ठीक है, वो गलत होती है, वो गलती से उसमें हुई। लेकिन जो बड़ा अडल्ट है, आप मतलब अच्छा जो या 30 ईयर में 40 ईयर में, ये तो गलत नहीं हो सकता, वो तो उनका नीड होती है, उसके लिए आप गलत नहीं बोल सकते। लेकिन आपको पता नहीं था कि इसके बारे में, इसके लिए प्रिकॉशन रखना जरूरी है, अवेयरनेस उतना आपको देखा नहीं था, इसलिए तो हुआ है। लेकिन इसको आप जब तक आप, इसका मतलब आपके मन में वो ही बैठा हुआ है कि मैंने गलत किया, इसकी वजह से मुझे हुआ। अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे एचआईवी है, तो लोग मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे, क्योंकि आपके मन में वो गलत है। जब आप उसको निकाल दोगे मन से, वो निकाल दोगे मेरे मेरा कोई गलती नहीं था, तब तक आप दूसरों को नहीं, आप दूसरे से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि वो भी मतलब मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे कि हाँ सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो ना, कि मुझे मैंने कोई गलत नहीं किया था। तो उस बात को लेके लोगों के मन में अभी भी, चाहे वो कितना भी ट्रेनिंग अटेंड करा हो, चाहे वो कितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम वो अटेंड किया हो, उनके मन में वही है। तो ये चीज मन से हटाना है। और बहुत सारे उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो यंग लोगों में इन्फेक्शंस हो रही है, मतलब बढ़ रही है, वो डेटा मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन उनको इनके बारे में पता है, एचआईवी के बारे में सब पता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विचार है, आजकल दवाई तो चल रहा है ना, तो फिर तो क्या दिक्कत है? नॉर्मल लाइफ तो मैं जी सकता हूँ, तो वो अगर हुआ तो भी क्या दिक्कत है? लेकिन उनको ये नहीं पता कि मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक वायरस आपका बॉडी में, आपको इम्यून सिस्टम को खराब करने वाली वायरस है। तो आप थोड़ा भी मतलब लापरवाही किया, तो खाना टाइम पे नहीं खा रहे, आपको दवाई जो लेनी है, आपकी लाइफ लॉन्ग लेनी है, और वो दवाई पता नहीं क्या-क्या साइड इफेक्ट आगे जाके करेंगे, कुछ भी नहीं पता। और उसके बीच में काफ़ी सारे ऐसे कुछ सिचुएशन आपके सामने आएँगे, आप शायद फेस करना नहीं चाहेंगे, या आपको मुश्किल दे देंगे। तो ये सब से आपको गुज़रना पड़ेगा, वो आप सोच नहीं रहे हो। आप सिर्फ़ ये सोच रहे हो कि डेली आप दवाई खा लो, आप बस खाना खा लो, सो जाओ, बस सब काम करते रहो। वो ठीक है, लेकिन जो यंग लोग हैं, वो शादी का टाइम आ जाती है, तो
उसमें आ जाती है अपने पेरेंट मतलब अपने फैमिली में शेयर करना ये स्टेटस के बारे में। फिर होती है जो शादी करने वाले जो पार्टनर को बता देना है कि ये कभी कभी इसमें गलत मतलब नहीं बताते, उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टनर है उनको भी मिल जाते हैं, फिर आगे करके वो फिर वो एक सोशल एक इश्यू बन जाती है, या फिर वहां पे एक झगड़ा हो रहा है फिर डिवोर्स। ऐसा बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि बिना बता के शादी करके। तो जैसे बच्चों में भी ऐसे मैंने देखा है, जो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, एक 18 उम्र के बाद शादी करवाते हैं, लेकिन वो ज़रूर ये नहीं बता। इसमें आपको मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। अ, आपने शादी की बात करी और एचआईवी इन्फेक्शन छुपा के शादी करने की बात की, तो इसमें मैं चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को ये एक स्टेप लेना चाहिए कि जैसे हम शादी के टाइम पे हॉरोस्कोप देखते हैं, राशि देखते हैं, है ना? तो हाँ, मुझे हाँ। लगता है शादी के टाइम पे हॉरोस्कोप से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपना ब्लड रिपोर्ट चेक करवाएँ, दोनों पार्टनर का। ये एक्चुअली कंपल्सरी हो मैम इस हाँ, एक्चुअली है इसका ना? आपका जो कमेंट है उसको लेके काफी कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स वैसे निकला था, लेकिन ज्यादा उसको ज्यादा मतलब एनकरेज नहीं किया किसी ने भी। इससे जो सिचुएशन जैसे पता चलता है कि किसी को एचआईवी पॉजिटिव है, तो वहाँ से अपने आप को सबसे ज़्यादा अपने आप को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, दैट पर्सन इज़ पर्टिकुलरली एचआईवी पॉजिटिव। लेकिन वहाँ से लाइफ का एक अगला स्टेज शुरू होता है, हाउ टू फेस द सच काइंड ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ। क्योंकि उसे पता हो गया है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो चुका है या हो चुकी है। उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी अच्छे काम में अपने आप को बिज़ी रखना। तो वहाँ पे आप कैसे उनको हेल्प करते हो? अ, सबसे ज्यादा मतलब आप जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि मतलब हमेशा क्योंकि एक बार जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक तो उसके बाद से हर चीज में हमें एक डिप्रेशन इस उससे दौड़ते हैं, फिर एक डर सा हो जाता है कि वो कहीं कुछ भी हो जाए, कि एकदम ऐसा लगता है कि हमें उसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, हर चीज में वही हो जाता है। तो ये सब क्यों सोच रहे हैं, हर बार हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं, हम ऐसे बैठे रहते हैं चुप है। जब लेडीज मैंने देखा है कि सुबह का जब ब्रेकफास्ट या पति या बच्चे सब चले गए, उसके बाद तो अपने घर का काम करके फिर थोड़ा टाइम मिल जाते उसको, शायद उस टाइम को शायद कुछ सोच रही होंगे या बहुत सारे ऐसे से होंगे। फिर घर में ऐसे ऐसे माहौल हो कि हमेशा टेंशन रहता है, या कहीं इतना जो इनकम नहीं आ रहा है उसकी वजह से फिनेंशियल जो इश्यूज होती है, या कुछ और वजह हो सकती है, पति का जो बिहेवियर हो या फैमिली वालों का अदर बिहेवियर। तो ये सब मिलके मतलब मन के अंदर एक अलग सा एक मतलब एक डिप्रेशन में आ जाती है लेडीज। तो कहीं एक काम मिल जाए, कहीं ऐसा काम हो जिसके लिए उनको बाहर ज्यादा मतलब जाना नहीं पड़े, मतलब बाहर ज्यादा टाइम बिताना ना पड़े, तो वो अपनी फैमिली को भी देखे, साथ में काम भी करे। तो इसलिए मैंने ये वाला काम को ऐसा दिया था, क्योंकि मेरा हर काम घर से काम करने के लिए दिया हुआ है, कोई भी सेंटर में आके नहीं करना किसी को भी। वो अभी मैं एक स्लम एरिया में जो प्रॉपर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो एम है मतलब जो मुझे कितना जो मतलब फाइनल हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस स्लम एरिया में इसलिए काम कर रही हूँ, वहां पर ऑलरेडी 300 वुमेन है, उसमें सारे लोग सारे विमेन इंक्लूड है, और उस वहां से एक टीम डेवलप हो जाए कि उसका पूरा जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज को मैनेज करे आगे जाके। क्योंकि अभी तो मैं हूँ, अभी मैं काम दे रही हूँ इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद मैं नहीं हूँ, कोई और आके इस एनजीओ का इंचार्ज ले लिया, अगर उनको लाइवलीहुड में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो, तो फिर तो वो ये आगे नहीं कर पाएंगे, तब ये लेडीज फिर वो वैसे फिर दोबारा वो उसको दूसरे जगह में कुछ कर सोचना पड़ेगा। तो मैं उस जगह को ऐसे बनाना चाहती हूँ कि वहां पर एक टीम बन के एक यूनिट, एक लाइवलीहुड यूनिट सेपरेट वहां बन जाए, उनका अपना ही मतलब काम उसके अंदर जो भी लेडीज है उसमें जुड़ जाए और काम अपने आप बढ़ते जाए। तब तक मैं उनको ऐसे ही मतलब सपोर्ट देती रहूं कि मतलब जो क्लाइंट से कांटेक्ट करवा दूं, कि काम अच्छा सा सिखा दूं, ताकि मतलब कोई मैं भी किसी को बोला अच्छा ये काम है तो आप इस यूनिट को दे दो, तो डायरेक्ट उनके पास पहुंचे, तो आगे जाके वो अपने आप मतलब मेंटेन करे और आगे जाए। तो उसके बाद फिर तो वो अपने आप हो जाएगा उनके लिए, फिर आगे कोई अ, फिर खत्म होने का कोई बात नहीं होता, कोई भी उम्र हो, मतलब हमेशा पेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो हमेशा काम करते रहे जो करने का काम है। तो ये अच्छा ना मेरा को
ऐसी इस तरह से जोड़ के रखा है और काम दिया है? कितने टोटल औरतों को अप्रोक्सीमेटली आपने अब तक? टोटल अराउंड 230 कुछ वीमेन को मैंने काम किया है, लेकिन कंटिन्यूस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लैक ऑफ फंडिंग की वजह से मैं सबको नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जो फैब्रिक के ऊपर जो कढ़ाई करने का जो एम्ब्रॉयडरी टाइप का, लेकिन जब वो है जो डिजाइन जो जापानीज डिजाइन है, ओके। वो डिजाइन को मैं करवा रही हूँ। लेकिन वो कुछ लेडीज नहीं कर पा रही क्योंकि उसका जो थोड़ा सा एज वाले है, जैसे 40 से ऊपर है, तो उनके लिए आंखों का थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि वो ठीक से देख के सिलानी है। अब मैं उनके लिए दूसरा कुछ सिखा रही हूँ, मतलब वो हाथ से कुछ बनाने का। तो अलग करके मैं किसी को भी नहीं छोड़ रही, किसी कोई कारण की वजह से किसी को भी नहीं, सबको जोड़ कर रखी हूँ। ये तीनों चीज को मुझे लेके चलना पड़ेगा इस चीज को। तो अभी जब ये वाला ट्रेनिंग शुरू किया है, तो रिसेंटली हमें एक बड़ा सा ऑफिस हमें मिल गया जो एक्टिविटीज करने के लिए। वो हमारे एक्चुअली थोड़ा सा दूर है, वहां पर ये वीमेन नहीं आ सकते, लेकिन उस एरिया में कुछ ऐसे वीमेन रहते हैं, तो मैं उनके साथ बात किया है, तो वो भी आएंगे। मतलब उस एक ऑफिस में वहां पर भी हमारे ट्रेनिंग होगा, और साथ में मैं बच्चों के साथ भी लाइफ स्किल एजुकेशन शुरू करने जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी जो वीमेन के बच्चे हैं जो स्लम एरिया में है और दूसरे जगह में भी है, तो इन बच्चों के साथ भी शुरू कर लूंगी। ये दोनों एक्चुअली बच्चों का फील्ड तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और ये साथ में लाइवलीहुड भी, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। लाइवलीहुड के लिए जो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो साथ में मैं एजुकेशन का भी कर सकती हूँ। तो ये दोनों करके मैं आगे करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, देयर इज नो वर्ड्स टू सैल्यूट यू, बिकॉज आप वो काम कर रही हो जो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप यूनिक हो। आप इसलिए मेरे लिए आप एक अचीवर ऑलरेडी हो। वैसे कहते हैं ना कि एक वुमेन अचीवर तभी जब बन जाती है जब वो जन्म लेती है एक लड़की होकर। क्योंकि लड़की होने के बाद फिर वो बेटी बनती है, तो बेटी मतलब एक तो कहते हैं ना कि उसको सारा काम घर का करना पड़ता है, भाई बहन का ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो किसी की पत्नी बनती है, फिर वो किसी की माँ बनती है बच्चे की, फिर वो बहू बनती है, घर में बहू बनती है सासू। तो मतलब वो उसके ऊपर जिम्मेदारी जन्म लेते ही आना शुरू हो जाता है। तो अ, तो जन्म से मृत्यु तक वो जिम्मेदारियों से वो पूरी बंधी हुई रहती है। वो कहीं भी अपने आप को उस जिम्मेदारी से अलग ही नहीं कर सकती। शी कैनॉट सेपरेट हरसेल्फ फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक वुमेन का जिंदगी ही ऐसा होता है कि वो जिम्मेदारी से हमेशा बंधी हुई बाइंडेड रहती है। शी कैन ब्रेक द बॉन्डिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज सही बात। गॉड ने उसे ये, बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तभी ना हम्म। भगवान ने उसको माँ बन की उसको ताकत दी है। Women can only give a generation, a new generation, birth, she can give the birth to new generation because she is very strong mentally. वो 9 महीना, because she is very much, वो बहुत धीरज वाली होती है, धैर्यवान होती है औरत। She is having lot of patience, जो आदमी के पास नहीं होता है। नहीं होते। वो 9 महीने रख के उसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ फील करना, महसूस करना, वो आदमी नहीं कर सकता। रात को जब सही बच्चा बात। रोएगा तो माँ ही संभालती है, माँ चुप कराती है, आदमी नहीं करा सकता। हम्म। मतलब ये आदमी मैंने जरूरी है। हाँ, ये हाँ। मैंने एचआईवी फील्ड में भी मैंने देखा, जैसे कि जो उस टाइम पे जो मेन का जो एचआईवी इन्फेक्टेड फैमिली में, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में, हस्बैंड का डेथ जल्दी हो जाती है। तो अभी रिसेंटली मैं किसी को जानती हूँ, मेरे मेरे मतलब मैंने ही उनको काउंसलिंग दिया था, जैसे यंग कपल्स थे, और शादी करके जब करके मतलब 1-2 महीने के बाद पता चला कि उनको एचआईवी है, तो उनको मैंने दोनों को बुला के मैंने काउंसलिंग किया था। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मतलब फिर वो फिर दोबारा मेरे पास आए नहीं है, मेरे से बात नहीं किया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया था। फिर बच्चे भी हुए थे इनके। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि मतलब हस्बैंड का डेथ हुआ है। उनका एज भी मतलब 28 उम्र है। अब जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नॉर्मल है, लेकिन बीवी को है, तो फिर वो छोटी सी उम्र है, मतलब 24, मतलब 28 लड़का है, तो फिर 2 साल छोटी है लड़की। अब उनकी लाइफ मतलब इतना जानते हुए भी मतलब एक्चुअली उनका जो लड़का का जो डेथ भी थोड़ा लापरवाही हुई थी उनका खुद का, क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनको कोई किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करना, मतलब अपनी जो टेंशन के बारे में या जो भी मन में है उसके बारे में शेयर करने के लिए एक जगह स्पेस नहीं मिल रही थी।
था ही नहीं है, किससे शेयर करूँ वो? क्योंकि इसके बारे में तो किसी के से शेयर नहीं कर। फिर धीरे-धीरे उसने जब दवाई छोड़ दिया था। कभी दवाई खाया, कभी नहीं, फिर पीना शुरू कर दिया। तो ये सब करके एक खुद को लाइफ अपना रहे। लेकिन वो इसलिए मतलब हादसा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग मतलब लापरवाही करके खुद ही मतलब अपना ज़िंदगी को मतलब खत्म कर रही हो। मैंने चीज़ देखा जो मेन जल्दी मतलब टूट जाता है, उसको सामना करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन लेडीज़ खड़ी रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, कि क्योंकि उनके सामने अपने बच्चे भी हैं, अपने पति भी है, तो कैसे भी करके वो आगे निकल जाएगी। इसलिए चाहे वो कम खाना खाए, बीमार तो पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी मतलब वो मेंटल जो स्ट्रेंथ है, वो कभी उसको खत्म नहीं करती है। और मुझे मेरे साथ जो बहुत सारे मतलब जब से मतलब 2006 से मैं अकेली रह रही हूँ और जैसे आपने कहा कि एक लेडी पूरा मतलब जो अ, हर जो भाई के संभालना है, घर पे संभालना मतलब पूरा बंद से। एज़ अ सिंगल वीमन मुझे मेरे लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाह रही हूँ जैसे कि हाँ, एक लड़की होके पैदा होती है, तब हम सामने देख रहे हैं कि सारे लोग खड़े हैं सामने, तो हम ये सोच के मतलब बड़े हो रहे हैं कि ये हमारा है और मैं इन लोगों का है क्योंकि हम यहाँ पर सेफ है। तो धीरे-धीरे जाके सुनने में आ रहा है जब बड़े होते जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा घर ये नहीं है दूसरा है। तो वो माइंड हाँ, फिर शिफ्ट हो रहा है कि अच्छा दूसरा घर है मेरे लिए परमानेंट वहाँ मिल जाएगा। तो जैसे ही सोच के वहाँ जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से भी निकलना पड़ा तब पता चल रहा है कि मतलब खुद का कोई था ही नहीं है। मतलब घर ना अपना घर था, ना जो जो जहाँ पर गए थे वो भी हमारा नहीं था। फिर अपने घर में एक एक ऐसे गेस्ट हम जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे जैसे जब पैदा हुआ था तब हम जाते हैं मतलब उसके बाद फिर पूरा बदल जाते हैं वो ज़िंदगी। लेकिन इन सब चीज़ों में से उस एज़ अ सिंगल वीमन बहुत मतलब हिम्मत मिल जाती है, कि मैंने आपको कहा जब शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मतलब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। लेकिन अब उसके बाद मैंने पता नहीं कितनी चैलेंजेस फेस किया, कितनी मुश्किलें मेरे सामने आए। कब बहुत ऐसे हादसा मेरे सामने उसके बाद भी बहुत हुआ है कि सोचा कि मतलब बस थक गई मैं, खत्म कर दो, बस यही मन में था। लेकिन अब जाके अब जो मैंने ये लाइवलीहुड पे जो 2017 से मैंने ये काम शुरू किया, मैं कंटिन्यूअस इसमें काम कर रही हूँ, तो मुझे तब मैं सोची चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं अपने ज़िंदगी को खत्म नहीं करूँगी। क्योंकि उस टाइम को जब मैंने नहीं किया, तो कुछ तो सोच के मुझे आगे बढ़ाया होगा, कि आगे मुझे हिम्मत मिला होगा। तो शायद मैं इस काम के लिए बनी होंगी, कि अगर मैं एक एक हाउसवाइफ बन के अगर घर में बैठे रहते, मैं ये सब मुझे देखने नहीं मिलता। मैं सिर्फ़ अपने पति या बच्चे या फैमिली को देख के ऐसे बैठी रहती। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लेडीज़ को देखती हूँ, कुछ ऐसे लेडीज़ आके अपना कहानी अभी जो चेंजेस जो मेरे जब मैंने काम दे दिया उसके बाद एक लेडी आके पहले बोलती थी, उसको मैंने जो बैग वगैरह जो छोटे-छोटे जो कपड़े से बैग बनाने के लिए थे, उसको एक्चुअली सिलाई ठीक से आती नहीं है। लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कुछ सिलाई करने के लिए। मुझे भी पता है उनके हाथ से कुछ ब ठीक से बन के नहीं आता। फिर भी मैं दे रही हूँ बोल के। वो काम छोड़ती नहीं है फिर भी। तो वो रात को भी बैठ के काम करती है। तो उसका पति हमेशा झगड़ा करते थे उनसे कि उस एक दिन उसका सिलाई मशीन तोड़ दिया उन्होंने। कि तोड़ के मतलब उसको भी घर से बाहर निकाल दिया था। दूसरे दिन मैं गई तो मुझे कहा कि ऐसा-ऐसा हुआ इसलिए बैग नहीं बन पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अगर मैंने कहा कि अगर आपके पति को अच्छा नहीं लगता तो आप मत करो, कि झगड़ा मतलब इसकी वज़ह से झगड़ा आगे हुआ। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो करना है। कैसे भी करके मुझे इसको सीखना है। तो मुझे ऐसे लगा चलो मैंने सोचा 2-3 दिन के लिए ऐसे करेगी उसके बाद फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसने बनाना शुरू कर दिया। अब रिसेंटली वो आपके बता रहे थे कि पहले पति इतना झगड़ा करते थे रात को मतलब इतना गुस्सा करते थे। एक दिन वो मैंने एक छोटा-सा पर्स मैंने बनाने के लिए दिया था कपड़े से, तो वो बना दिया था, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तब उसका पति ने उसको बोला कि ये देखो तुमने गलत सिला है। अब देखो क्या ये वाला है बात ना मैडम को मत दिखाना। कि वो बोले कि तुम ये छोटा-सा चीज़ भी तुम्हें नहीं आता है ठीक से बनाने के लिए। तो वो इतनी खुश होके बात कर रहे थे हमसे कि पहले एक एक टाइम में वो इतना गुस्सा कर रहे थे, अब देखो ये गलतियाँ भी देख रहे हैं, ये मुझे इसको तो ये उसके लिए खुशी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो जेंडर इक्वालिटी जैसे तब तक वो खाना नहीं बनाया या फिर वो उसके बारे में ही बात करते थे। टाइम पे खाना होना चाहिए सामने,
कि उसको जब बनाने के लिए जो कुछ चीज़ें बनाने के लिए सिलाई मशीन के सामने बैठे तो पति पूछते थे, "आज क्या तुमने खाना नहीं बनाया है? सारे काम छोड़ के ये करने में बैठी?" तो ऐसे सवाल करते। अब देखो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको भी मतलब कि इज़्ज़त मिल रही है अपने घर में, कि हाँ, मेरे पति काम देख रहे हैं कि अच्छा है। तो ऐसे करके भी है और कुछ वीमेन का जो मदर इन लॉस आ रही है कि मतलब मोस्टली तो बहू काम करती है तो थोड़ा कुछ मदर इन लॉ ऐसा कि अरे वो कमाएगी तो आगे बढ़ेगी तो नहीं, फिर मुझे सारे काम करना पड़ेगा कि वो से कहा कि एक्चुअली छोटा सा बच्चा है तो मैं संभालूंगी और हमारे घर में मतलब किराया जो बेटे का पैसा जो आता है वो सिर्फ किराए में और थोड़ा-सा खर्चे में चले जाते हैं, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। एटलीस्ट ये जो आए थोड़ा-सा एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसकी वजह से वो खुद आती है मतलब छोटी-सी 3 महीने के बच्चे हैं कुछ ऐसा कुछ है। तो वो बहू नहीं आती तो वो मदर इन लॉ खुद आती है जो मटेरियल मेरे से लेने के लिए। तो ये सब एक खुशी की बात है कि मतलब आगे जो रिलेशन में भी मतलब एक चेंजेस मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उस लेडी को। तो जैसे जो मदर इन लॉ सही से सपोर्ट दे रहे हैं, पक्का उनका घर में भी उनके लिए एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट मिल रहे हैं उनके। तो कि माँ शब्द ही इतना बड़ा है कि उससे बड़ा और वो सबसे छोटा शब्द है, लेकिन उससे बड़ा कोई और अर्थ ही नहीं है, माँ शब्द। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इस इंटरव्यू के माध्यम से ये जो हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत लोगों तक ये इंटरव्यू पहुँचे और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग आपको सामने से कॉल करेंगे। एक्चुअली ये मेरा पहला इंटरव्यू है एक मीडिया के साथ, तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि मुझे तो मतलब अपने काम के बारे में किसी को सामने मतलब किसी को बता सकते हैं। चाहती हूँ कि दुनिया ये देखे, समाज ये स्वीकार करे कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों को भी ज़िंदगी जीने का, सम्मान से जीने का हक है। जो एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, वो भी तो मरेंगे कभी ना कभी। कोई भी तो अमर तो नहीं है। नो वन नो वन इज इटर्नल कि ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई मरेगा ही नहीं। सिर्फ इतना है कि एचआईवी पॉजिटिव वाले कंफर्म है कि मरना है, लेकिन मरना तो कंफर्म हमारा भी है। जो नेगेटिव है उनका भी तो मरना कंफर्म है। तो ये क्यों लोग समझते नहीं है कि डेथ इज कंफर्म फॉर एवरीवन, चाहे वो एचआईवी पॉजिटिव होने वाले हो चाहे नेगेटिव वाले हो। डेथ इज कंफर्म टू एवरीवन, नो वन इज गॉड। All human being one is there is a birth is a reality, so death is also a reality. हर किसी को मरना है, तो फिर क्यों उनको आप सेपरेट कर पॉजिटिव है पॉजिटिव है। यही मेरा लास्ट स्लोगन रहेगा कि डोंट मेक देम सेपरेट, गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम लॉट ऑफ केयर, गिव देम लॉट ऑफ लव एंड एक्सेप्ट देम एज दे आर and make them busy in constructive and positive work so they can live their life in a proper way with a respectful way. यही मेरा कहना है आज। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सैपलिंग स्कूल धर्मपुर वलसाड़, शेपिंग द लिटिल माइंड्स, एडमिशन ओपन, हरी अप, जल्दी कीजिए।